Hello everyone, chapter 9 force and law of motion. In previous video we have to read the second law of motion, in which we read the rate of change of momentum of object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the फोर्स। हमने इसमें बात करी थी कि मोमेंटम मीन्स क्या हुआ, ए प्रॉपर्टी, ए क्वांटिटी विच हैव मास एंड वेलोसिटी, जिसके पास में क्या होती है, मास होता है और उसका वेलोसिटी होती है, उसे हम मोमेंटम कहते हैं, राइट। जब किसी रेट ऑफ मोमेंटम यानी पर टाइम के अंदर चेंज होने वाला मोमेंटो जो है वो प्रोपोर्शनल होता है उस पर लगाए गए फोर्स के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके लगाए गए फोर्स के एक प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आज उससे बिफोर में हमने इसकी थ्योरी रीड की थी, आज हम उसका मैथमेटिकली फॉर्मूला जो है डिवाइन करेंगे, ठीक है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, अगर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है मास जिसका m मास का वो ऑब्जेक्ट है, राइट, जिसको अगर आप स्ट्रेट लाइन में अगर थ्रो करते हो, मूव कराते हो, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u है और उसकी लास्ट में चेंज होते होते यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी जो है वो v में चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, ठीक है। अब उस पर एक फोर्स लगाया गया, तो फोर्स के अकॉर्डिंग जो टाइम के हिसाब से जो उसकी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है वो इस तरह से है कि हमने मोमेंटम को रीड किया था p इक्वल mv, क्या देखा था हमने, यानी मोमेंटम बराबर मास और वेलोसिटी, ठीक है। तो p इक्वल mv, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, जो उसका स्टार्टिंग क्या थी, इनिशियल u थी और वो बाद में क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो p2 में से अगर आप p1 यानी p2 का क्या हुआ यहाँ पे वो फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम की रेट क्या हो जाती है, चेंज ऑफ मोमेंटम की रेट ये है कि जो फाइनल में से आप अगर इनिशियल को माइनस करते हो तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है, p2 की वैल्यू वही m v माइनस एम यू, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल है और ये इनिशियल है। m आप इनमें से कॉमन लेते हो तो m बाहर आ गया, v माइनस यू हो गया, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, m प्रोपोर्शनल v माइनस यू अपॉन टी। अब इस पर एक फोर्स लगाया जाए, फोर्स अप्लाई अगर हम करते हैं तो फोर्स अप्लाई करनी है, तो वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हुआ, फोर्स किया गया फोर्स जो है सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वो प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम अपॉन टाइम के, किसके, मोमेंटम अपॉन टाइम के। और p बराबर हमने रीड किया है p बराबर m और v, तो फोर्स प्रोपोर्शनल क्या हुआ, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, एम कॉमन लिया, v माइनस यू अपॉन टी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन बिफोर चैप्टर में हमने रीड किया था v बराबर यू प्लस ए टी, राइट। इसके हिसाब से जो ये वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आ रही है आपकी a मीन्स क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ पर हमने v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू क्या रख दी है, ये। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, m a के, ठीक है। अब फोर्स में प्रोपोर्शनल को क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट k माना, कांस्टेंट k मानते हुए क्या किया, इक्वल हो गया, फोर्स किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट k m a के बराबर, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ यहाँ पर a k की वैल्यू सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे a तो हो गया एक्सेलरेटेड वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे क्वांटिटी k को हमने कांस्टेंट कर लिया जो प्रोपोर्शनल है। ऐसा ही यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन r, मास का हो गया kg और एक्सेलरेशन का हो गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k बिकम 1, k की वैल्यू जो है 1 हो रही है, इस वजह से यहाँ से k जो होता है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। For this 1 unit of force is defined as the amount of produce the acceleration, इसे हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि 1 unit of force बराबर k इंटू एम ए। फोर्स का हमने ये अभी ये रीड किया, k बराबर एम ए, f बराबर k एम ए, तो k की वैल्यू हमने k इंटू एम की वैल्यू 1 kg का ही है, एक्सेलरेशन भी 1 मीटर स्क्वायर ही हुआ, मल्टीप्लाई करने पर आपका k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मीटर। तो अब फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, f बराबर एम ए। तो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बन रहा है, न्यूटन के अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हो गया वो F बराबर एम ए। फर्स्ट लॉ था आपका इनर्शिया का लॉ, कि जो वस्तु जैसी कंडीशन में वो उसी कंडीशन में रहना पसंद करती है जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि मोमेंटम की रेट जो है चेंज होने की वो प्रोपोर्शनल होती है उस पर अप्लाई किए गए फोर्स की डायरेक्शन पे, फोर्स उसकी डायरेक्शन पे। तो F बराबर एम ए आपका हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन विच इज हैज ए सिंबल एन है, किसकी यूनिट हो गई, इसकी फोर्स की हो गई। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब जो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन रीड किया है वो हमें क्या बताता है, ये बताता है कि मोशन गिव्स अस द मेथड
मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ए प्रोडक्ट ऑफ द मास और एक्सेलरेशन। ये हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स जो है वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, मास और एक्सेलरेशन के, एम और वी के, एम और ए के बराबर होता है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अगर देखा जाए तो हम इसका डेली एवरीडे अपनी लाइफ के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने क्रिकेटर का एक फर्स्ट देख लेते हैं हम क्रिकेटर का यूज़, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल क्रिकेटर को देखा होगा आपने, जब बॉल आती है तो बॉल आते समय जो होता है बॉलर जो होता है वो बॉल जब ले रहा होता है कैच करते होते हैं, तो कैच करते समय आपने देखा होगा कि वो बॉल को अपने साइड में लेकर जाता है, अपने साइड में लेकर जाते हुए उसे कैच करता है, अपने हैंड को पीछे की ओर लेकर जाता है। अपने हैंड को पीछे की ओर लेते जाकर उसने बॉल को कैच क्यों करता है, वो डायरेक्ट क्यों नहीं कैच करता, क्योंकि आने वाली जो वस्तु होती है, आने वाली जो भी बॉल जो भी होती है, द फील्डर इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी टू द मूविंग बॉल डिक्रीज टू द जीरो। वो चाहता है कि जो आने वाली ऑब्जेक्ट है या बॉल है जो उसकी हाई वेलोसिटी बनी हुई है, वो हाई वेलोसिटी के साथ में जब आ रही है तो वो वेलोसिटी जो है उसकी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल ऑल्सो रिड्यूस। तो इस वजह से क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा और कम होने से उसकी जो बॉल होगी उससे उसको क्या होगा, हर्ट होने का चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। इफ द बॉल इज स्टॉप्ड सडनली व्हेन इट हाई वेलोसिटी डिक्रीज इट जीरो इन द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी लार्ज, therefore a large force would have be applied holding the cage that may hurt palm of the fielder। अगर वो एकदम डायरेक्ट बॉल को कैच करता है तो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो होता है वो अधिक होता है और अधिक होने की वजह से उसके पाम हथेलियों को चोट लगने के चांसेस, जैसे अगर उसने स्पेस देता है वो नीचे बैक की ओर लाता है, साइड की ओर अपने हैंड को लेकर आता है, तो उसको मोमेंटम को क्या होता है, चेंज होने के एक रेट ऑफ मोमेंटम जो है उसको एक स्पेस मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, और टाइम के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है उसकी वो भी डाउन हो जाती है और उससे उसको चोट लगने के चांसेस नहीं रहते हैं। सेकंड आपने देखा होगा एक कुशन बेड ऑन एक एथलीट आर मेड ऑफ फॉल आइदर ऑन ए कुशन बेड और सैंड बोर्ड। आपने देखा होगा कि जो एथलीट जंप करते हैं तो जंप करने के लिए या तो उनके कुशन का बेड यूज़ किया जाता है, फिर सैंड बेड यूज़ किया जाता है, मिट्टी फैला दी जाती है उसके ऊपर। क्यों? दिस इज़ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ, यानी वो जब तक गिरे तो गिरते समय उनको जो उसकी रेट ऑफ मोमेंटम की जो है उसको एक टाइम मिल जाए एक जंप करते समय उसे नीचे आने में, तो जिससे उसको चोट लगने के चांसेस कम हो। तो दिस इज़ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। वो डायरेक्ट नीचे नहीं आ पाए, अगर वो ऊपर से जब गिरता है तब वेलोसिटी जीरो होती है और नीचे आके वो गिरता है तो वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन वो क्या, अगर उसने नीचे सैंड वगैरह नहीं लगी तो वो नीचे गिरेगा और नीचे होने से उसे चोट लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर उसे बेड लगा दिया तो वो उसके ऊपर क्या होगा, बाउंस होगा, और बाउंस होगा तो उससे क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगी, उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। चेंज ऑफ मोमेंटम की रेट जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और फोर्स भी उस पर डिक्रीज़ हो जाएगा, फोर्स भी कम लगेगा, और फोर्स कम लगेगा तो वो भी दिक्कत होगी। ट्राई टू पॉन्डर हाउ टू कराटे प्लेयर ब्रेन टू स्लेप ऑफ द आइस सिंगल ब्लो। इसी तरह से जो कराटे प्लेयर जो होते हैं वो आइस की क्यूब जो स्लैब होती है उनको वन सिंगल ब्लो के अंदर ही ब्रेक कर देते हैं। उसका रीज़न भी क्या होता है, यही होता है। एक आप देख सकते हो कि एक्टिविटी के रूप में कप ब्रेक का, तब यानी आपने जस्ट एक कांच का ग्लास लिया और ऊपर से थ्रो किया, ठीक है, नीचे आपने प्लेन सरफेस यूज़ किया, कप को जैसे ही आपने थ्रो किया तो थ्रो करते समय वो नीचे आते उसकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी, वो फटाफट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे आपने उस कप के जस्ट नीचे अगर पिलो रख दिया तो वो उसके ऊपर आके गिरेगा, तो आने आते आते उसकी रेट ऑफ मोमेंटम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और वो बाउंस होने की वजह से वो एकदम से ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ के यूजेस है जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसी वजह से इसकी थीम को ध्यान रखा जाता है। ओके, थैंक यू।